today video is second part of statistical decision theory, and the today topic is first opportunity loss, second preparation of payoff table and opportunity loss table. थर्ड पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क. अब इसमें 2-3 मेथड्स हम लोग देखेंगे और सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करना होगा. और जो लास्ट पोर्शन होगा वो होगा डिसीजन ट्री. तो ये इतने टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और सारे टॉपिक्स के थ्योरी पार्ट और साथ में न्यूमेरिकल पार्ट्स भी करेंगे. चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो होता है अपॉर्चुनिटी लॉस. अब ये अपॉर्चुनिटी लॉस को हम लोग रिग्रेट भी बोलते हैं. अब ये अपॉर्चुनिटी लॉस होता क्या है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग difference between maximum payoff and actual payoff. पेऑफ क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है. मैक्सिमम पे ऑफ क्या होता है और एक्चुअल पे ऑफ क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है फर्स्ट पार्ट में. अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं. मतलब जो इसका मीनिंग हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस का, क्या मतलब हो गया, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पे ऑफ एंड एक्चुअल पे ऑफ. तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, बहुत ही सिंपल होगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है. फॉर्मूला ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पे ऑफ माइनस एक्चुअल पे ऑफ. ये होगा फॉर्मूला. क्लियर. अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग अपॉर्चुनिटी लॉस को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ ये उसका मीनिंग बता देने से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. क्लियर. चलिए फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. आ रही है बात समझ में. There are suppose there are 2 options. Option number 1 और option number 2. Option 1 में एक्शन. आपको मालूम है हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी जब स्टार्ट किया था तो उसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. एक पार्ट था एक्शन और सेकंड पार्ट था इवेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं. इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिए, इसलिए आज हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. अब भाई कोई भी ऑप्शन है आपके पास, भाई जब भी हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार का एक्शन लेते हैं. तो यहां मैं लिख देता हूं एक्शन टेकन. अगर आपने एक्शन लिया तो आपका क्या होता है, इनकम ₹1000. आपको 1000 रुपए का इनकम होता है. अगर ऑप्शन 1 आपने चूज किया, ऑप्शन 1 में अगर आपके पास कोई काम था तो जब आपने एक्शन लिया तो आपको 1000 रुपए का इनकम हुआ. ऑप्शन 2, जब ऑप्शन 2 अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको एक्शन लेना पड़ता है. एक्शन टेकन. रिएक्शन क्या होता है, आपको इनकम जनरेट हो जाती है और वो होती है ₹1500. आई बात समझ में. अब एक आदमी के पास 2 ऑप्शंस है. यहां मैंने लिखा सपोज देयर आर 2 ऑप्शंस. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर वो चूज करता है तो उसको कितना इनकम होता है, 1000 रुपए का इनकम होता है. अगर वो सेकेंड ऑप्शन चूज करता है तो उसको 1500 का इनकम होता है. इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे डिफाइन किया जाता है, तो अपॉर्चुनिटी लॉस पहला लेता हूं मैं, इफ चूज ऑप्शन 1. अगर आपने क्या किया, ऑप्शन 1 चूज किया, देयरफॉर
अपॉर्चुनिटी लॉस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पे ऑफ। मैक्सिमम पे ऑफ क्या है? 1500 रुपए। तो 1500 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 500, मतलब 500 रुपए का लॉस होता। अगर वो आदमी, भाई हो सकता है कि ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ता। आ रही है बात समझ में? ये दो ऑप्शन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मुझे कोई काम मिला, एक काम को करने से मुझे 1000 रुपए मिलते हैं, अगर उसी दूसरे काम को करने से 1500 रुपए मिलते हैं, मगर दूसरा काम में रिस्क ज्यादा है, तो मैं क्या चूज करता हूं? फर्स्ट। अगर फर्स्ट मैं चूज करता हूं, फर्स्ट ऑप्शन चूज करता हूं, मेरे को 500 रुपए का जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी लॉस बोलते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, मैंने चूज कौन सा किया ये इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं कि मेरे पास 1000 रुपए का ही ऑप्शन था, मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, मैंने चूज कौन सा किया? 1000 वाला, मतलब 500 रुपए का लॉस हुआ। अगर सेम इफ चूज ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया होता, नाउ अपॉर्चुनिटी लॉस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम 1500, एक्चुअल भी कितना है? 1500, देयरफॉर अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हुआ? नील। आ रही बात समझ में? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम पे ऑफ। मैक्सिमम पे ऑफ कितना है? 1500, और एक्चुअल पे ऑफ भी कितना है हमारा? 1500। हकीकत में हमको 1500 रुपए मिल रहा है, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ वो कितना हुआ? 0 हुआ। क्लियर? अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ पे ऑफ टेबल एंड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो ये किस तरीके से, क्योंकि अभी तक मैंने जितने पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कहीं भी पे ऑफ टेबल बनाने के लिए नहीं बताया था। जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें 5 to 6 मेथड्स मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें पे ऑफ टेबल प्रिपेयर करना हम लोगों ने नहीं देखा था कि किस तरीके से पे ऑफ टेबल प्रिपेयर होता है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और वो जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, अ पर्सन प्रोड्यूस अ पेस्ट्री एट ए कॉस्ट ऑफ ₹6। एक आदमी जो है वो पेस्ट्री 6 रुपए के हिसाब से प्रोड्यूस करता है एंड सेल इट एट अ प्राइस ऑफ ₹10। मैं लिखते भी जाता हूं ताकि साथ में हमारा होते भी जाए। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पेस्ट्री इज इक्वल टू ₹6। एसपी ऑफ पर पेस्ट्री इज इक्वल टू ₹10। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में आपको आगे बता रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देखते भी जाए। पेस्ट्रीज आर प्रोड्यूस्ड ओवर अ वीकेंड एंड आर ऑल्सो ड्यूरिंग आर सोल्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग वीक। सच पेस्ट्रीज बीइंग प्रोड्यूस्ड बट नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द वीक्स टाइम आर टोटली स्पॉइल्ड। अगर जो पेस्ट्री नहीं बिकती है वो क्या हो जाता है? स्पॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है। एंड हैव टू बी थ्रोन, उसको फेंकना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस द वीकली डिमांड फॉर दीज पेस्ट्रीज इज नेवर लेस देन 88 एंड नॉट मोर देन 90। उस दुकानदार जो पेस्ट्री बनाता है और बेचता है उसके लिए जो डिमांड जो रहता है, बता रहा है क्या 88 रुपीज से, 88 लेस देन 88 से कम नहीं होता है, और नॉट मोर देन 90, और 90 से ज्यादा का डिमांड नहीं रहता। मतलब 88, द डिमांड बिटवीन 88 to 90 पेस्ट्रीज। आगे आपको बता रहा है फॉर्मुलेट एक्शन स्पेस पे ऑफ टेबल एंड अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग ये 2 पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। तो आप लोगों को मालूम है स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी में 2 पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है एक्शन। एज पर क्वेश्चन एक्शन टेकन। एक्शन क्या लेगा? वो पेस्ट्री प्रोड्यूस करेगा। एक्शन A1, A2 एंड A3, 3 एक्शन लेता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो बता रहा है लेस देन 88 बट नॉट मोर देन 90, इसके बीच में है। क्लियर? तो एक्शन 1 क्या होगा? वेयर एक्शन 1 क्या होगा? A1 प्रोड्यूस्ड 88 पेस्ट्रीज
88 पेस्ट्रीज उसने बनाया। A2 में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस 89 पेस्ट्रीज। A3 में क्या एक्शन होगा, प्रोड्यूस 90 पेस्ट्रीज। क्लियर। अब जब एक्शन आप लेते हैं तो हम लोगों को मालूम है कि उसका रिएक्शन होता है, दैट मीन्स नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, स्टेट्स ऑफ नेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं, इवेंट बोला जाता है, इवेंट्स। तो हम लोग इसके लिए इवेंट्स एज्यूम कर लेते हैं, S1, S2 एंड S3। अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो ये डिमांड को दिखा रहा है। S1 88 का डिमांड है, S2 89 का डिमांड है और S3 90 का डिमांड है। जो इवेंट्स है वो क्या है, डिमांड। आ रही बात समझ में, ये क्लियर समझ में आया। एज पर द क्वेश्चन दो चीजें सबसे पहले हमने देखी। पहला चीज कि एक पेस्ट्री बनाने का कॉस्ट कितना है, सेकेंड उस पेस्ट्री को बना के वो कितने रुपए में सेल करता है। क्लियर। उसके बाद एक्शन एज पर क्वेश्चन, देखिए यहां मैंने लिख दिया एज पर क्वेश्चन, एक्शन टेकन, कितना एक्शन ले रहा है, A1, A2, A3, 3 एक्शन उसने लिया, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन जो पेस्ट्री जो प्रोड्यूस करता है उसका जो डिमांड है उसमें बताया है कि 88 से कम नहीं रहता है और 90 से ज्यादा नहीं रहता है। मतलब जो डिमांड होता है 88 और 90 के बीच में रहता है। तो 88 एक फिगर हो गया, 89 सेकंड फिगर हो गया और 90 थर्ड फिगर हो गया। इसलिए हमने 3 एक्शन चूज किया, 88, 89 और 90। ये जो मीनिंग है उसका मीनिंग ये है। कभी हो सकता है 88 का डिमांड हो, कभी हो सकता है 89 का डिमांड हो, कभी हो सकता है 90 का डिमांड हो। क्लियर समझ में आया। इसलिए एक्शन में हमने लिखा कि प्रोड्यूस 88 पेस्ट्रीज, 89 और 90। भाई जब आप एक्शन लोगे तो नेचुरली अकॉर्डिंग टू डिमांड होगा, रिएक्शन होगा। तो स्टेट्स ऑफ नेचर क्या हो गया, 3 हमने एज्यूम किया, S1, S2 और S3। क्लियर, 88, 89 और 90। अब ये टेबल के हिसाब से, मतलब इतने पोर्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द पे ऑफ टेबल। राइट, चलिए पे ऑफ टेबल बनाते हैं। सीखना है आपको कि कैसे बनाना है पे ऑफ टेबल। क्वेश्चन आपके पास है, आप देखते रहें। पे ऑफ टेबल के लिए ये हो गया हमारा पे ऑफ टेबल। पे ऑफ टेबल 2 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट मैं लिख दे रहा हूं एक्शन, एक्शन आपने, सेकेंड पार्ट हमको मालूम है स्टेट्स ऑफ नेचर, जिसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। ये इसमें हो गया S1, S2 और ये हो गया S3। क्लियर। एक्शन आपने चूज किया है A1, A2 और A3। किस तरीके से बनाना है आपको ध्यान से सीखना है। यहां मैं एक लाइन बना देता हूं, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 88, 89 और 90। डिमांड कितनी है, 88, 89, 90। क्लियर। अब प्रोड्यूस भी 88 कर रहा है, डिमांड भी। देखिए ये जो एक्शन है ये मैं आपको समझा चुका हूं कि ये क्या है, प्रोडक्शन। ये क्या है, प्रोडक्शन। और ये जो है सेल स्टेट्स ऑफ नेचर, इसको मैंने आपको बताया है डिमांड। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से सोचना है। 88 आपने बनाया, 88 का डिमांड है, सिंपल सी थ्योरी है। तो कितना आपको इनकम होगा, 10 रुपए में आपने एक पेस्ट्री को बेचा है, ठीक है, 10 रुपए में, माइनस बनाया कितने में है, 6 रुपए में। ये सेम कितने की डिमांड है, 89 की डिमांड है, मगर बनाया कितना, जितना बनाया उतना ही बेच सकते हो। डिमांड से तो कोई फायदा होना नहीं है, नुकसान होना नहीं है। 88 बनाया, 88 बिकेगा, कितने में बनाया, 88 इंटू 6 पर पेस्ट्री। ठीक। सेम 90 के लिए
भाई आपके पास 88 ही है, कोई मांग। अच्छा एक बात बताइए, डिमांड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लियर मैं बता रहा हूं कि आप दुकानदार हो, आपके शॉप में 88 पेस्ट्री पड़ा हुआ है, कोई मांगने आया 90, आप दे पाओगे क्या? नहीं। आप क्या बताओगे कि 88 मेरे पास अवेलेबल है, मैं उतना ही दे सकता हूं। अरे बात समझ में, आपसे पूछा जाएगा कि 88 अगर आप दिए तो आप कितने रुपए में बेचोगे, तो जितना है और उसका एसपी पर पेस्ट्री आप इंटू कर दीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए। आपका कॉस्ट कितना था, एक बनाने का 6 था, तो 88 का कितना होगा। क्लियर, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं 89। अब हमने क्या किया, अगर मैं 89 प्रोड्यूस करता, एक्शन 2 लेता, 89 प्रोड्यूस करता तो डिमांड कितना है, 88 का ही डिमांड है, तो ये आपका जब डिमांड 88 का है तो बिकेगा भी 88 ही। आ रही बात समझ में। मगर आपने बना कितना लिया है, बना आपने 89 लिया, प्रोड्यूस कितना कर लिया है, आपने 89 प्रोड्यूस कर लिया है, इसका मतलब है कि 89 इंटू 6 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपने बनाया 89 मगर आपका बिक कितना रहा है 88, क्योंकि डिमांड कितनी है 88 है। इसका मतलब है कि ये जो मैं 1 लिख रहा हूं राउंड में, ये क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्पॉइल्ड कितना हुआ तो आप बता सकते हैं 1। अब सेकेंड कंडीशन में आपका 89 का डिमांड है और आपने बनाया भी 89 है, तो बिकेगा भी 89, माइनस 89 इंटू 6, ये एसपी हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 89 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट आपने 89 बनाया है, 90 की डिमांड है, जब आपके पास है ही नहीं, अभी आपको मैंने समझाया एकदम क्लियर कट, आपके पास 89 है, खरीदने के लिए 90 आया, आप बोल दोगे भाई मैं 89 ही बेच सकता हूं क्योंकि मेरे पास 89 ही अवेलेबल है, राइट। देयरफॉर द एसपी ऑफ 89 पेस्ट्री माइनस कॉस्ट ऑफ 89 पेस्ट्री। अरे बस मैंने, अब आपने क्या किया, एक्शन थर्ड में आपने देखा कि आपने 90 पेस्ट्री आपने बनाया। जब 90 पेस्ट्री बना रहे हो, डिमांड कितना है 88 की डिमांड है, तो बिकेगी कितनी 88 ही बिकेगी, जितना खरीदने डिमांड रहेगा उतना ही सेल होगा। मगर आपने बना कितना लिया 90 इंटू 6, मतलब कितना स्पॉइल हो जाएगा, 2 स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन। आ रही बात समझ में। सेकेंड में आपने 89 का डिमांड है, आपने बनाया 90 है, इसका मतलब है कि जितना डिमांड होगा उतना ही सेल आउट होगा, माइनस 90 इंटू, अब यहां क्या हो रहा है, एक पेस्ट्री आपका क्या हो जा रहा है, स्पॉइल हो जा रहा है। देखिए मैं राउंड में जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये स्पॉइल हो गया, अलग से मैं आपको नहीं बता रहा। इस कंडीशन में 2 स्पॉइल हुआ, इस कंडीशन में 1, इस कंडीशन में 1। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट लास्ट में आपने 90 बनाया, 90 की डिमांड है तो पूरे 90 बिक जाएंगे, 90 इंटू 10, 90 इंटू 6। आ रही बात समझ में। अब इसका सिर्फ वैल्यू करके लिखना है, मैं वैल्यूएशन करके रखा हूं, उसको आपको मैं बता देता हूं फटाफट। ये आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 352, एक मैं लिख देता हूं, ये 880 हो जाएगा, माइनस 528, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 352। आ रही बात समझ में, ये एक रिजल्ट हो गया। इसके लिए रिजल्ट आ रहा है 346, इसके लिए रिजल्ट आ रहा है 340। आप लोग करके देखें, क्योंकि मैं कैलकुलेशन इसलिए कर लेता हूं क्योंकि बहुत समय हो जाता नहीं तो। इसमें आ रहा है 352, अगेन राउंड कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। फिर 356, ये राउंड कर दिया मैंने, और उसके बाद ये है 350। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आ रहा है आपका 352 अगेन, उसके बाद 356 और लास्ट आ रहा है आपका 360। नेक्स्ट टेबल आप बनाएंगे, उसमें क्या करना होगा आपको, ये जो ऊपर का डेटा है ये हटा देना होगा, सिर्फ आपको क्या लिखना होगा, A1 88, 352, 352, 352, A2 89, 346, 356, 356, A3 90, 340, 350 और 360, और ये टेबल आप क्लोज कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा पे ऑफ टेबल। आ रही बात समझ में। अब आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा तो आप पे ऑफ टेबल बना सकते हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आया। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
क्लियर। अब नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो हमको रहता है कि पे ऑफ टेबल के बाद हम लोग अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो टेबल है इससे मैं एक रफ प्रिपेयर कर लेता हूं यहां, ताकि आप लोगों को, चलो मेरे पास तो लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर चुके होंगे। ठीक, अब उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है वो हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल ये सेम रहेगा, ये मैं आपको हटा देता हूं। पूरा ही, क्योंकि मेरे पास तो कागज में लिखा हुआ है और आप लोग नोट कर लिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से लिखना है। ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा मैं, ये सेम रहेगा, यहां मैं लिख देता हूं स्टेट्स ऑफ नेचर, ये हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3। इतने में ही हो जाएगा, बाकी बीच में नया टेबल बनाएंगे। जो हमारे पास वैल्यू थी, पहले मैंने सोचा था कि इसको डायरेक्ट रहने दूंगा, नोट नहीं करूंगा, मगर मैं नोट कर देता हूं। अगेन 352, 352 और उसके बाद है 346, 346, 356, 356, 340, 350 और 360। क्लियर। अब उसके बाद हमको बनाना क्या है, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल में भी सेम पे ऑफ टेबल ही होता है, तो आपका फॉर्मेट तो पूरा सेम रहेगा। ये हो गया आपका एक्शन, ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। ये आपका सेम स्टेट्स ऑफ नेचर, स्टेट्स ऑफ नेचर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इवेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3। अब कैसे देखना है अपॉर्चुनिटी लॉस का फॉर्मूला, मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पे ऑफ माइनस एक्चुअल पे ऑफ। तो इसमें सबसे पहले ये हम लोगों ने ये पे ऑफ टेबल बनाया था, अभी आप लोगों को दिखाया, तो मैक्सिमम इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम 352 है, तो यहां मैं लिख देता हूं 352 माइनस एक्चुअल पे ऑफ। एक्चुअल पे ऑफ भी इस कंडीशन में, मतलब A1 और H1 के लिए क्या है 352, तो ये 352 ही रहेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट A2 के लिए बनाते हैं। A2 के लिए भी मैक्सिमम कौन सा रहेगा, मैक्सिमम देख लीजिए, S1 में मैक्सिमम कौन सा 352, तो ये 352 मैक्सिमम आ जाएगा, माइनस एक्चुअल पे ऑफ क्या है A2 के लिए 346 है, तो यहां 346 कर दीजिए। आ रही बात समझ में, तो ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट A3 के लिए चले आइए, A3 के लिए 340 है, मगर मैक्सिमम पे ऑफ क्या, कितने पे ऑफ है, S1 देखिए 3 पे ऑफ है, तो 3 में मैक्सिमम कौन सा 352, तो ये हो जाएगा 352 माइनस एक्चुअल क्या है 340 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12। आ रही बात समझ में, सेम एज इट इज फॉर S2। इसमें मैक्सिमम पे ऑफ कौन सा है 356 मैक्सिमम है, तो यहां 356 मैक्सिमम माइनस एक्चुअल 356, यहां भी 356 क्योंकि मैक्सिमम वही है, एक्चुअल क्या है 352, फर्स्ट में 352, सेकेंड में 356 और थर्ड में 350, माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 6। चलिए थर्ड के लिए मैक्सिमम पे ऑफ देखिए 360 मैक्सिमम पे ऑफ से, और एक्चुअल पे ऑफ तो सब में सेम रहेगा 360, 360, 360, ये मैक्सिमम पे ऑफ लिख दिया, माइनस साइन एक्चुअल पे ऑफ। S1 A1 के लिए 352 है, तो यहां 352 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 8 आ जाएगा रिजल्ट। यहां एक्चुअल पे ऑफ, इन तीनों में एक्चुअल पे ऑफ इसके लिए बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा 356, 356, तो ये आ जाएगा 4 और ये 360, तो ये आ जाएगा 0। तो ये आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल।
अब इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज डिफाइन करनी है, ठीक है। और वो वैल्यूज कौन सी होगी, ऑप्टिमम वैल्यू एज पर अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल एंड ऑप्टिमम एक्शन या ऑप्टिमल एक्शन। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका, और ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस में आपको कई सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये तो पहले टेबल बनाना था, तो इसलिए टेबल बनाने वाला क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा वो हमारा होगा कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है अभी तक पढ़ा है, दैट मीन्स इंक्लूडिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी, उसमें भी मैंने जो मेथड्स यूज किए थे वो आप लोगों को याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अल्टरनेटिव्स विल यू चूज अंडर मैक्सीमैक्स, मैक्सीमिनी, मिनीमैक्स, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पे ऑफ्स। आप लोग बोर्ड पे देखिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि पे ऑफ टेबल हमने देखा, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा वो था हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो अपॉर्चुनिटी लॉस जब हम कैलकुलेट करते हैं, मैंने दो पॉइंट बताया। कौन कौन सा पॉइंट, एक मैंने बताया ऑप्टिमम वैल्यू और दूसरा बताया मैंने आपको ऑप्टिमम एक्शन। तो उसके लिए क्या होता है वो आप लोगों को कौन सा मेथड बेस्ट होता है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। एज पर अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल चूज बेस्ड एक्शन बाय मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। ये आपको बेस्ट रहता है आपके लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए, एकदम क्लियर, क्या कैलकुलेट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी लॉस। क्लियर, नहीं तो मैंने सिक्स मेथड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन में हम लोगों ने चूज किया है, मैं टेबल नोट कर लेता हूं। और हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि जो एक्शन है वो आप इसी तरफ लिखें। क्लियर, उसके एक्शन के बाद आपको स्टेट्स ऑफ नेचर, इसमें आपको दिया हुआ है P Q R S, चार इवेंट्स दिए हुए हैं, एक्शन दिया हुआ है A B C D, और यह है वैल्यू 5 10 18 25। क्लियर, 8 7 8 7 8 23 21 18 12 21, और लास्ट जो है वो है हमारा 30 22 19 15। अब आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में जो आपने स्क्रीन पर देखा क्वेश्चन, उसमें स्टेट ऑफ नेचर इस तरफ से लिखा हुआ है और ये जो एक्शन है वो इस तरफ लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि इस तरीके से टेबल बनाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट हो बच्चे को, जिसमें सबसे ज्यादा आसान रहता है, और जो शुरू से हमने देखा कि हमने जो एक्शन चूज किया वो इस तरफ था और जो इवेंट्स चूज किया वो इस तरफ लिखा हुआ था। तो उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं ताकि आपका पैटर्न बना रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से टेबल चेंज करें, आप चाहें तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, मगर शुरू से मैंने इस तरीके से बताया इसलिए मैं इसी तरीके से एक पैटर्न हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें पहला पॉइंट आपको डिफाइन करने के लिए बोला है वो आपको बोल रहा है कि बेस्ट एक्शन आपको चूज करने के लिए बोल रहा है मैक्सीमैक्स। फर्स्ट जो मेथड बोल रहा है वो बोल रहा है मैक्सीमैक्स क्रिएशन। तो मैक्सीमैक्स में क्या करना होता है, सबसे पहले मैक्सिमम आपको चूज करना होगा। तो
एक्शन का 1 का नाम क्या है, ए है, तो इसमें कितने पॉइंट्स है, 5, 8, 21, 30। ये पहला मैं लिख देता हूं मैक्सी मैक्स। तो इसमें आपका बेस्ट क्या होगा, सबसे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सी मैक्स में मैक्सिमम, तो 5, 8, 21, 30। आपके पास ऑप्शन कितने, 1, 2, 3, 4 में मैक्सिमम कौन सा, 30। ये 30 मैंने नोट कर दिया। एक्शन बी के लिए देखिए मैक्सिमम क्या होगा, 10, 7, 18, 22। 22 इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सी 18, 8, 12, 19, 19, 25, 23, 21, 25। रिजल्ट क्या होगा, सबसे पहले मैक्सिमम आपने कैलकुलेट किया था और लास्ट में मैक्सिमम, तो ये सब में मैक्सिमम कौन सा है, 30। तो आपका रिजल्ट क्या होगा बताइए, रिजल्ट आपका होगा ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और ऑप्टिमम एक्शन क्या होगा, ऑप्टिमम एक्शन क्या होगा, कौन सा है ये 30 किससे बिलोंग कर रहा है, इज इक्वल्स टू ए। क्लियर। अब सेकंड जो मेथड इसमें लिखा हुआ है वो है मैक्सिमिनी। सेकंड जो है वो है मैक्सिमिनी। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना है, मिनिमम पे ऑफ चूज करना है। मिनिमम पे ऑफ, दिस इज द पे ऑफ टेबल ना, तो मिनिमम पे ऑफ एक्शन ए के लिए मिनिमम क्या है, ये 1, 2, 3, 4 में मिनिमम क्या है 5, तो ये 5 हो जाएगा। इसमें सेम मिनिमम चूज कर लीजिए, 7 हो जाएगा। इसमें मिनिमम चूज कर लीजिए, 8 हो जाएगा। इसमें मिनिमम चूज कर लीजिए, 15 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, मैक्सिमम ढूंढना है। मैक्सी मिनी में मैक्सिमम ढूंढना है, तो इस सब में मैक्सिमम कौन सा है, 15। क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड मेथड, ऑप्टिमम वैल्यू इज इक्वल टू 15 और ऑप्टिमम एक्शन, ऑप्टिमम एक्शन कौन सा हो जाएगा, 25, 15 किससे बिलोंग कर रहा है, डी से, तो ये डी हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद जो थर्ड मेथड दिया है वो दिया है मिनीमैक्स रिग्रेट। मिनीमैक्स रिग्रेट, अरे बात समझे, मिनीमैक्स रिग्रेट, ये देखिए अभी मैंने बताया है, एज पर अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल चूज बेस्ट एक्शन बाय मिनीमैक्स रिग्रेट क्रिएशन। तो इसका मतलब है कि आपको ये जो पे ऑफ टेबल दिया हुआ था यहां से यहां तक, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल, ये एक्शन हो गया। और मैं यहां इवेंट लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। दोनों सेम चीज होता है, स्टेट ऑफ नेचर, याद होगा किसको क्या बोला जाता है। अब जैसे एक्शन को सेकंड वर्ड क्या बोला जाएगा, अल्टरनेटिव्स। हर जगह बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें लिखी हुई होती है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, आप उसको लिख सकते हैं, ये इवेंट्स। क्लियर। हमारे पास P, Q, R, S और ये लास्ट में रिजल्ट लिखने के लिए A, B, C, D। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल में अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। क्लियर। अपॉर्चुनिटी लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पे ऑफ माइनस एक्चुअल पे ऑफ। तो अब हम P के लिए देखते हैं, तो P के लिए मैक्सिमम पे ऑफ क्या है, 25 है। इसका मतलब है 25 से सबको माइनस करना है। तो पहला 25 माइनस 5 करेंगे। देखो इसके पहले मैंने जो बताया, अपने पास जितना बड़ा बोर्ड है उतना ही मैं बता सकता हूं आपको। तो आप जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप नोट बुक और पेन जरूर रखें, आप नोट करते जाएं ताकि ये सारी चीजें आपको, देखो मैं ऐसे बता रहा हूं, इस तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाए। तो बार बार वही चीज को रिपीट करने में अपना समय बहुत वेस्ट होगा। आ रही बात में। तो अब ये आपको मालूम, फिर से मैं लिखूंगा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। आ रही बात समझ में। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये 20 हो जाएगा। 25 माइनस 10 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 25 माइनस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम क्या है, 23 है। 23 माइनस 8 करेंगे
आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा 15, 23 माइनस 7 करेंगे, ये 16, ये फिर से आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 0। फिर इसमें आर के लिए मैक्सिमम पे ऑफ क्या है, 21 है और यहां भी दो 21 है, तो ये 21 माइनस 21 0 हो जाएगा। फिर 21 माइनस 18 3 हो जाएगा, 21 माइनस 12 9 हो जाएगा और 21 माइनस ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम क्या होगा पे ऑफ 30, तो फर्स्ट वाला 30 माइनस 30 0 हो जाएगा। 30 माइनस 30 में कैसे बोलते हैं, मैक्सिमम पे ऑफ माइनस एक्चुअल पे ऑफ, तो मैक्सिमम भी यही है और एक्चुअल भी यही है, राइट। सेकेंड में मैक्सिमम 30 माइनस 22 8 हो जाएगा, फिर 30 माइनस 19 11 हो जाएगा और लास्ट 15 हो जाएगा। अब हम लोग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया, मिनिमैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पे ऑफ एज पर एक्शन, मैक्सिमम पे ऑफ, तो ये सब में मैक्सिमम कौन सा है 20, तो यहां लिख दीजिए, यहां मैं लिख देता हूं मेथड का नाम मिनिमैक्स। इसमें मैक्सिमम कौन सा है 16 नोट कर दीजिए, इसमें मैक्सिमम कौन सा है 15 नोट कर दीजिए, इसमें भी 15, राइट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब रिजल्ट लिखना है, मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मिनिमम, जो रिजल्ट है इसमें मिनिमम कौन सा है, तो ये 15 और ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो रिजल्ट भी क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ऑप्टिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 15। उसके बाद ऑप्टिमम एक्शन, कौन कौन सा एक्शन लिखेंगे, 15 सी से बिलोंग करता है, 15 डी से भी बिलोंग करता है, तो यहां सी एंड डी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। अपॉर्चुनिटी लॉस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो है हमारा डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। ओके, तो इसमें मेथड्स कितने हैं वो देखेंगे और ये होता क्या है, ये मेथड क्या होता है, कब यूज करते हैं। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। क्लियर। अब इसमें जो फर्स्ट जो मेथड यूज होता है वो होता है EMV और उसको हम लोग बोलते हैं EPV। अब ये EMV क्या होता है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वैल्यू क्रिएशन, क्रिएशन बोल रहा हूं, क्राइटेरियन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेथड कब यूज करना है और क्यों यूज करना है। अरे बस समझ में, कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कब यूज करना है, यहां मैं लिख देता हूं कब यूज करना है। अरे बात समझ में, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें मैं लिखता हूं व्हेन द probability of occurrence of each future events are known। अरे बात समझ में, पहला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो इवेंट्स होता है हर इवेंट्स का क्या मालूम होना चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी मालूम रहेगा, तो आपको ये मेथड यूज करना होगा। सेकेंड पार्ट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस
of each combination are known. या कौन सी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम होनी चाहिए? कॉम्बिनेशन का। अब ये कॉम्बिनेशन मतलब क्या भाई? यहां तो सिंपल लिखा हुआ है इवेंट, स्टेट्स ऑफ नेचर, मगर ये कॉम्बिनेशन जब आप टेबल बनाते हैं, ये एक्शन का पार्ट होता है और ये आपका इवेंट्स का पार्ट होता है। तो ये दोनों जैसे A1 है और यहां S1 है, तो ये जो पार्ट हो गया A1 S1, दिस इज द कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच कॉम्बिनेशन आर नोन। भाई सिंपल सी थ्योरी। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या लिखा? व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच फ्यूचर इवेंट्स आर नोन। हर इवेंट का या फ्यूचर में होने वाला जो इवेंट है उसका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए, तब आप ये मेथड यूज करेंगे या ये मेथड यूज करेंगे। बोथ आर द सेम थिंग। अंडरस्टैंड? सेकेंड, या फिर आप कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी अगर आपको मालूम होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? ये मैंने एग्जांपल बताया, दिस इज द एक्शन, राइट, और दिस इज द इवेंट। इसी तरीके से पे ऑफ टेबल बनता है। अगर यहां A2 हो जाएगा तो यहां सेकेंड क्या बनेगा? A2 S1, दिस इज द कॉम्बिनेशन, राइट। अगर यहां सेकेंड S2 रहेगा तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? A1 S2 होगा, इसका कॉम्बिनेशन। ये दिस इज द वर्ड फॉर द कॉम्बिनेशन। A1 S2, दिस इज द कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड? मतलब ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वहां इवेंट अगर आपको मालूम है, इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी मालूम है या कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी आर गिवन इन योर क्वेश्चन, नाउ यूज द both the formulas, both the items, both are the same thing because all are mentioned. Understand? Expected monetary value criterion और expected profit value criterion. क्लियर? एकदम समझ में आ रहा? अब उसके ये दोनों पार्ट तो हो गया, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, कॉम्बिनेशन क्या होता है और फ्यूचर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब इस पार्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि जो डिसीजन मेकर होता है। चलो डिसीजन मेकर के पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो पार्ट हो गया कि आपको इतना मालूम रहेगा तो आपका ये वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिसीजन मेकर हो भाई, डिसीजन ये ऑल आर द रिलेटेड टू स्टैटिकल डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब डिसीजन मेकिंग करने वाला कोई होता होगा, राइट। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकर, राइट। यहां मैं नोट लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। डिसीजन मेकर चूजेस द एक्शन हमेशा याद रखें, स्टैटिकल डिसीजन थ्योरी में आपको बेस्ट एक्शन चूज करना होता है, डिफरेंट यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स, राइट, एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन। अनसर्टेनिटी बताया था, सर्टेनिटी बताया था, और ये लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्क। क्लियर? डिसीजन मेकर चूजेस द एक्शन फॉर विच द expected payoffs within bracket profit is maximum, right। इसके साथ और वर्ड भी जुड़ेगा, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। डिसीजन मेकर क्या कर रहा है? चूज कर रहा है बेस्ट एक्शन। कौन सा एक्शन सबसे बढ़िया होगा? फॉर विच द एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज मैक्सिमम। मगर उस कंडीशन में ये पे ऑफ किस नेचर का होना चाहिए? प्रॉफिट के नेचर का होना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल जब हम लोग अपॉर्चुनिटी लॉस पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 1 में आपने एक्शन लिया तो आपको 1000 रुपए का इनकम हुआ, ऑप्शन 2 में आपने एक्शन लिया था तो 1500 रुपए का इनकम हुआ था। ध्यान दिए होंगे आप लोग शुरू में मैं जब आपको बता रहा था। तो उसमें आपको क्या लिखता है
कि जो डिसीजन मेकर है कौन सा एक्शन चूज करना चाहता है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज मैक्सिमम इन केस ऑफ प्रॉफिट। पे ऑफ किस फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉफिट के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो क्या चूज करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला एक्शन को चूज करेगा। या जस्ट इसका अपोजिट, एक्सपेक्टेड पे ऑफ, ये पे ऑफ कौन सा होना चाहिए, अगर इन फॉर्म ऑफ लॉस होता, ये जो पे ऑफ मगर वो किस नेचर का होता, वो लॉस होता, इज मिनिमम, इज मिनिमम। अंडरस्टैंड। डिसीजन मेकर एक्शन चूज करते समय ये देखता है कि वो पे ऑफ अगर प्रॉफिट के फॉर्म में है तो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला एक्शन चूज करेगा, और अगर देखता है कि लॉस के फॉर्म में है, जो पे ऑफ है वो लॉस के फॉर्म में है, तो जो मिनिमम लॉस है वो चूज करेगा। तो ये जो मिनिमम लॉस वाला जो पोर्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं EOL, EOL एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया, राइट। और ये जो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं EPV, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वैल्यू और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन, या फिर क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो आप जब भी इस क्वेश्चन, जब आप उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बताएंगे, मतलब ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। अगर रिस्क में अगर आपको डिसीजन लेना रहता है तो किस तरीके के मेथड्स यूज होते हैं और वो किस तरीके से डिसीजन मेकर यूज करता है। अरे बात समझ में। चलिए अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं, और वो क्वेश्चन है आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल यूजिंग EPV और EOL क्राइटेरियन, सिलेक्ट द बेस्ट एक्शन, राइट। चलिए ये पहले मैं ओमिट कर देता हूं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। और ये जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर नोट करें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका थ्योरी आता है कि थ्योरी में क्या होता है, ये EOL क्या होता है, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं जो टेबल बनाऊंगा वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं एक्शन पहले लिखूंगा, एक्शन, और ये हो जाएगा स्टेट्स ऑफ नेचर। और ये एक्शन में आपके पास दिया हुआ है A1, A2, A3, और उसके बाद ये दिया हुआ है S1, S2, S3। अब इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको क्या मालूम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी मालूम होना चाहिए फॉर ईच इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है यहां 0.10, नोट कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे 0.25 और S3 में 0.45, 0.45, और S4 भी है, S4 में है 0.20। तो ये हो गया आपका टेबल। अब जो वैल्यूज है वो मैं नोट कर देता हूं, -800, -600, -200, -300, -100, -25, 300, 150, 75, 750, 800 और 250। अब इसमें करना कुछ नहीं है, जितने भी पे ऑफ्स दिए हुए हैं सब में आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। S1 फर्स्ट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, ये इंटू कर दीजिए, सब में सेम 0.10। वैल्यू कितनी आ जाएगी, -80, -60, -60, और ये आ जाएगा -20। इसमें लिखा है 0.25, यहां भी 0.25, यहां भी 0.25, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा -75,
ये आ जाएगा -25 और ये आ जाएगा -6.25। क्लियर? इसमें दिया है 0.45, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.45 0.45। ये मैं कैलकुलेट करके रखा हूं, फिर भी कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि फट से हो जाए। 300 इंटू 0.45, तो ये आपका आ जाएगा 135 और ये आ जाएगा 150 इंटू 0.45, ये आ जाएगा 67.5, 75 इंटू 0.45, ये आपका आ जाएगा 33.75। इसमें 0.20 0.20 0.20, तो ये आ जाएगा, करना पड़ेगा 750 इंटू 0.2 150 आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा और ये आ जाएगा 250 इंटू 0.2। ठीक, ये टेबल हमारा कंप्लीट। अब हमको चाहिए ईपीवी, यही पहले कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो ईपीवी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो भी आउटकम्स हैं, आउटकम्स राइट, ये सबको आपको क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है, शामिल कर लेना है। तो कितना हो जाएगा 135 प्लस में प्लस 150 माइनस 80 माइनस 75, तो ये आ जाएगा 130। फर्स्ट ईपीवी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वैल्यू एज पर एक्शन 1। एक्शन 2 के लिए वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 160 प्लस 67.5 माइनस 85, तो ये आपका आ गया 142.50। क्लियर? थर्ड में कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 50 प्लस 33.75 माइनस 26.25, ये रिजल्ट आ गया 57.50। अब ईपीवी कब आता है? जब आपके लिए क्या होता है, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड पे ऑफ किस फॉर्म में होगा, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो इन तीनों में प्रॉफिट सबसे ज्यादा कौन सा है, ये है। तो आपका रिजल्ट आप यहां लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑप्टिमम वैल्यू एज पर ईपीवी राइट इज इक्वल्स टू 142.50 एंड ऑप्टिमम एक्शन बता सकते हैं। ऑप्टिमम एक्शन जो बेस्ट एक्शन है 142, कौन सा एक्शन से आ रहा है, A2 से आ रहा है, तो यहां लिख दीजिए A2। आ रही बात समझ में? उसके बाद जो नेक्स्ट निकालना है वो निकालना है आपको EOL, एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटी लॉस। क्लियर? तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल प्रिपेयर करना होगा। चलिए यहां मैं अपॉर्चुनिटी लॉस यही बना लेते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। क्लियर? ये एक्शन हो जाएगा, ये एक्शन, और ये आपका हो जाएगा इवेंट। लिख देता हूं, जगह हमारे पास कम है, नहीं तो आप लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया है स्टेट्स ऑफ नेचर। आपके पास ये हो जाएगा S1 0.10, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए साथ में। उसके बाद S2 0.25, थर्ड पॉइंट S3 0.45 और उसके बाद लास्ट S4 0.20। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, A1 एक्शन 1 के लिए। अब हमारे पास कितनी वैल्यू देखिए, 800 है, ये 80 में राउंड से हटा देते, जो मेरे को जरूरत है वो हमको यूज कर लेना। 800 है A1 के लिए, 600 है और -200 है। मैक्सिमम पे ऑफ माइनस एक्चुअल पे ऑफ, मैक्सिमम पे ऑफ क्या होगा, -200। जो माइनस में होता है मेरे ख्याल से सबको ध्यान देके बनाना होगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव में रहता है तो जो सबसे मिनिमम होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, राइट? एकदम क्लियर है? तो इसमें मैक्सिमम पे ऑफ क्या होगा, -200, प्लस साइन आ जाएगा, माइनस एक्चुअल पे ऑफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 800 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 600, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.10, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
आई बात समझ में। सेकेंड A2 के लिए बनाते हैं, -200 प्लस 600 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 400 इंटू 0.10, तो ये आपका आ जाएगा 40। क्लियर। A3 के लिए आप बनाएंगे -200 प्लस 200 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। 0 में आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो उसको मैं नहीं करता हूं। क्लियर। उसके बाद सेकंड के लिए क्या है हमारा, -300 है, -100 है, -25। मैक्सिमम पे ऑफ इज -25, -25 प्लस 300, 275 इंटू प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है 0.25, यहां लिख दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा उससे देख के हम लोग लिख देंगे। A2 के लिए कितना है 100, -25 प्लस 100 इज इक्वल टू -75 इंटू 0.25। थर्ड -25 प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो 0 रहने दे रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। S3 के लिए क्या 300, 150, तो 300 मैक्सिमम है, 300 माइनस 300 तो 0 आ जा रहा है, उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। अब 0 में इससे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से करेंगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा, 0 ही रहेगा। A2 के लिए मैक्सिमम 300 माइनस 150 इज इक्वल टू 150 इंटू 0.45, और उसके बाद ये 300 माइनस 25, तो ये आपका आ जाएगा 275 इंटू 0.45, ये आपका आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम 800 है, तो 800 माइनस 750 इज इक्वल टू 50 इंटू कितनी है प्रोबेबिलिटी 0.20, ये रिजल्ट लिख देंगे यहां। और फिर ये 800 माइनस 800 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दे रहा हूं। फिर लास्ट में 250, 800 माइनस 250, चलिए ये हो जाएगा 800 माइनस 250, ये आपका हो जाएगा 550 इंटू 0.20। चलिए इसका मैं वैल्यू देख लेता हूं। ये है हमारा क्वेश्चन का, ये तो इसमें इंटू, तो ये फर्स्ट वाले में तो कर दिया हूं, सेकेंड वाले में ये आ रहा है 68.75, ये राउंड कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद आ रहा है 18.75, ये रिजल्ट है। उसके बाद 67.5, ये इसका रिजल्ट है। उसके बाद है 101.5, 101.25, ये इसका रिजल्ट है। पहला रिजल्ट है इसमें 10, ये 10 है, ये रिजल्ट है 0, और उसके बाद 110, ये इसका रिजल्ट है। ठीक। अब इंपॉर्टेंट क्या है, EOL में मैंने क्या बताया था आपको, EOL में मैंने क्या बताया था, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। इसमें मैंने क्या बताया था, जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ इन फॉर्म ऑफ लॉस इज मिनिमम, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट EOL फॉर ईच एक्शन, सभी एक्शन के लिए। सबको करना क्या है, 60, 68.5, 0 और 10 को ऐड कर लेना है। तो जब ये ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 138.75। अरे बात समझ में, देखिए ये 60 है, 68.75, 0 और ये 10, और उसके वैसे सेकंड एक्शन के लिए ये 40 दिया हुआ है, ये 18.75 है, 67.5 है और 0, ये ऐड कर दिए तो आपका आ गया 126.25। और लास्ट जो आ रहा है ये 0 और 101.25 और 110, ये ऐड कर रहे हैं 211.25। तो इसमें जब लॉस के कंडीशन में होता है तो क्या मिनिमम लॉस होना चाहिए, तो इन तीनों में मिनिमम लॉस कौन सा है, मिनिमम लॉस क्या है ये, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, EOL में ऑप्टिमम वैल्यू आपके लिए 126.25, 126.25 ऑप्टिमम
ऑप्टिमम एक्शन कौन सा हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 126.25 किससे बिलोंग कर रहा है, A2 से। क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूं इसका, मगर वो क्या है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों को देखना है। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन जब तक आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है इस क्वेश्चन में आपको कि एक न्यूज़पेपर बॉय है, वो न्यूज़पेपर 3 रुपए में खरीदता है और उसको 5 रुपए ईच में बेच देता है। ही कैन रिटर्न अनसोल्ड पेपर्स फॉर ₹1, और जो अनसोल्ड पेपर्स है एक को 1 रुपए में उसको मिल जाता है, रिटर्न हो जाता है। द डेटा बेस्ड ऑन पास्ट सेल्स आर फॉलो, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं डायरेक्ट पे ऑफ टेबल के फॉर्म में ही लिख लेता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। पे ऑफ, तो ये हो गया आपका एक्शन। काफी बड़ा है ये क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्शन दिया हुआ है 20, 21, 21, थोड़ा और नीचे 21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट 26। सेम जो इवेंट्स दिए हुए वो भी आपको सेम है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ध्यान से आपको देखना है। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है साथ में वो दी हुई है, तो मैं इसको यही लिख देता हूं 0.03। ये 21 का टेबल है, 0.05, ये 0.17। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, अंडरस्टैंड। तो घबराना नहीं है कि सर क्या लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन पे देखते भी रहें। 0.30, ये 24 है, ये हो जाएगा 0.18, 30, 20, 21, 22, 23, ये देखिए यहां गलत हो रहा था, 23 है ये, और यहां 30 और ये है 0.18 और ये है 0.04। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है। कौन सा, पेस्ट्री वाला। क्लियर। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बता रहा है कि जो कॉस्ट है वो कितना है, 3 रुपीज है, और जो एसपी है वो 5 रुपीज है। अगर जो रिटर्न करता है, रिटर्न अनसोल्ड, उस पर कितना होता है, 1 रुपए। क्लियर। अब सिंपल सी थ्योरी है, 20 पेपर उसके पास है, 20 का ही डिमांड है। दिस इज इवेंट्स इज ऑल्सो नोन एज डिमांड। कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, और ये जो था हम लोगों ने प्रोडक्शन माना था। तो यहां वो तो खरीदा होगा भाई, न्यूज़पेपर खरीद के बेचते हैं ना, तो 20 पेपर उसने खरीदा, 20 का डिमांड है, तो सेम है। क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 3, ये 100 हो जाएगा। 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40। क्लियर। अब आपके पास डिमांड कितना भी हो, जितना पेपर आपके पास है उतना ही बिकेगा। आ रही बात समझ में। आपके पास 20 पेपर्स है, अब 22 का 1 का डिमांड हो, 22 का डिमांड हो, 20, आप तो बेच तो सकते नहीं, जितना है उतना ही बेच सकते हैं। तो सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ये हो गया 40, ये भी 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 40। ठीक। अब सबका आपके पास प्रोबेबिलिटी है, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। मेरे ख्याल से
सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि एक बार बता चुका हूं। अब इसमें थोड़ा ज्यादा क्या बताना है वो एक्चुअली ये है, ये पोर्शन, रिटर्न ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर, उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, आई बात, और उसका इवैल्यूएशन करके पे ऑफ कैसे कैलकुलेट करना है वो ध्यान में रखना है। ये तो हो गया। अब सॉल्यूशन तो उसमें से देख के लिख देंगे। अब आपने क्या किया, 21 न्यूज़पेपर आपने खरीदा। अब आपके पास डिमांड कितनी आ रही है, परचेज आपने कितना किया 21, सोल्ड आउट कितना करना है, सिर्फ 20 करना है। आ रही बात समझ में। अब 20 आपका डिमांड है तो जितना डिमांड रहेगा उतना ही बेचोगे आप, ध्यान से देखेंगे। -20 खरीदा आपने कितना है, परचेज कितना कर लिया है, इसका मतलब है कि एक स्टॉक में बच जाएगा। भाई आपके पास 21 है, 20 लोग आ गए खरीदने के लिए, तो एक न्यूज़पेपर आप क्या करेंगे, आपको वापस करना पड़ेगा। एक न्यूज़पेपर को वापस करने से कितने रुपए मिलता है, 1 रुपया मिलता है। तो 1 रुपया मिलेगा मतलब क्या हो जाएगा, उसका इनकम हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। इसका वैल्यूएशन करके मैं रखा हूं ये, तो ये आपका आ जाएगा, इसको कर लेंगे 100, ये हो जाएगा 63 प्लस 101 माइनस 63 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 38। ठीक, अब नेक्स्ट 21 तो सेम रहेगा, 21 इंटू 5 माइनस 21 इंटू 3, एकदम सिंपल है, कोई भी बैलेंस बच नहीं रहा है तो डायरेक्ट आ जाएगा। और वो आ रहा है 42, इसमें इंटू भी करते जाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने खरीदा कितना है, बनाया कितना है 21, मगर आगे का स्टॉक कितना है, डिमांड कितनी है, आपके पास स्टॉक कितना है 21 और डिमांड कितनी है 22। भाई सिंपल सी थ्योरी है, जितना है मेरे पास मैं उतना ही बेच सकता हूं, इसका मतलब है सेम थ्योरी अप्लाई होगी, यही थ्योरी अप्लाई होती रहेगी। भाई 21 मेरे पास है, 21 में आपको दूंगा, डिमांड कितनी भी हो नहीं दे सकते, राइट। तो ये आपका आ जाएगा फिर से 42 इंटू 0.3, 42 0.17, यहां भी 42 आ जाएगा। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं जल्दी क्योंकि मैं ये पेस्ट्री वाले क्वेश्चन में समझा दिया हूं। 42 इंटू 0. ये देखो सब में 0.3 लिख दिया हूं, सबकी प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखी हुई है। देखो ध्यान नहीं रहने से, ये हड़बड़ी होने से ये गड़बड़ी होती है, और एग्जामिनेशन में अगर ये गड़बड़ी हो गई आपको आता हुआ तब 0 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, 0.18 और ये हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 42 इंटू 0.18, ये हो जाएगा 42 इंटू 0.04। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अब आपके पास आ जाता है 22। जब 22 आता है इसका मतलब है कि आपको डिमांड कितनी है, सिर्फ 20, इसका मतलब है कि 20 इंटू 5 माइनस आपके पास स्टॉक कितना है 22, इसका मतलब है 22 इंटू 3 हो जाएगा। अब आपके पास कितना स्टॉक रिटर्न करना पड़ेगा, भाई 20 बिक रहा है 22 में, इसका मतलब 2 रिटर्न करना पड़ेगा। जब 2 रिटर्न करेंगे, एक रिटर्न का कॉस्ट कितना है 1 रुपया, तो 2 का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 रुपए हो जाएगा। सिंपल है, एकदम क्लियर, समझ में आ रहा है। इसको इवैल्यूएट कर लीजिए तो ये आ जा रहा है आपका 36 इंटू 0.03। अब भाई 22 के बाद आपको क्या करना है, 21 का डिमांड है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहां हो जाएगा 21 इंटू 5 माइनस 22 इंटू 3 प्लस 1। आ रही बात समझ में। भाई 22 आपके स्टॉक में है न्यूज़पेपर, आपको 21 बिका, इसका मतलब है कि 1 एक्स्ट्रा बच गया कि नहीं, तो इसको आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। 1 को रिटर्न करोगे तो कितने रुपए आएंगे 1 रुपए, राइट। तो ये 22 का चल रहा है, ये आप वैल्यूएशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 38.0.05। नेक्स्ट उसके बाद 22 इंटू 5 माइनस 22 इंटू 3, बस इसको आप पूरा सेम वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 44, ये 44 होगा, 0.17 ये भी 44 होगा,
0.23, 44 हो जाएगा 0.30, 44 हो जाएगा 0.18, 44 हो जाएगा 0.04। क्लियर। अब ये 23 आपके पास स्टॉक में है, 20 की डिमांड है, इसका मतलब कितना रिटर्न करना पड़ेगा आपको? 3 रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा? 20 इंटू 5 माइनस 23 इंटू 3 प्लस 3। क्लियर है? समझ में आया? अब तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आना चाहिए। 20 का डिमांड है, आपके पास स्टॉक कितना है? 3 रिटर्न कर देंगे। तो 3 रिटर्न करेंगे, एक रिटर्न करने का एक का 1 रुपए है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 34 0.03। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाएगा 38, इसका आ जाएगा 0.05। उसके बाद 42 0.17, 46.23, फिर से 46.30, 46.18, 46.04। क्लियर। अब सेम 24 का भी वैसी करेंगे, 25 का भी वैसी करेंगे, 26 का भी वैसी करेंगे, मैंने जैसे समझाया है। तो मैं इसको देख के लिख देता हूं। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से इसका वीडियो बना के डाल सकूं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन और भी शामिल कर सकूं। ये हो जाएगा 32 इंटू 0.03, 32 के बाद 36 इंटू 0.05, 40 इंटू 0.17, 44 इंटू 0.23, और ये हो जाएगा 48 इंटू 0.30, 48 इंटू 0.18, और 48 के बाद फिर से 48 इंटू 0.04। वैसे ही अगर 25 का बनाएंगे 30 इंटू 0.03, 30 के बाद आपका हो जाएगा 34 इंटू 0.05, 38 इंटू 0.17, 42 इंटू 0.23, 46.30, 50 इंटू 0.18 और 50 इंटू 0.04, और लास्ट 26 प्ले करेंगे तो 28 इंटू 0.03 और 32 इंटू 0.05, 36 17, 36 के बाद 40.23, 44.30, 48 इंटू 0.18, 52.04। क्लियर। अब आपको करना क्या है, इस सब को मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहां मल्टीप्लाई कर देना 1.20, इसको कर देंगे तो 2 आएगा, इसको कर देंगे तो 6.80 आएगा, ये कर देंगे तो 9.20 आएगा, और ये 12 आएगा, ये 7.20 आएगा, और ये आ जाएगा 1.60। आई बात समझ में? तो सेम अब आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है ईएमवी और ईपीवी। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या करना है, सबका ये जितने भी कॉस्ट हैं, ये टोटल जितने भी कॉस्ट हैं सबको सम कर लेना। वैसे ये सब जितने हैं सबका आपको इवेल्युएट करके सम करना है। तो ये जब सम करेंगे तो पहले का आ रहा है ये 40 आ रहा है, सेकेंड का आ रहा है 41.88, और उसके बाद आ रहा है 43.56, 44.56 और 44.64, 44.64 और 43.52, और लास्ट आ रहा है 41.68। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था ईएमवी और ईपीवी, राइट। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है मालूम है? ईएमवी और ईपीवी का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट इज मैक्सिमम।
अगर प्रॉफिट के फॉर्म में होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो आप चूज करेंगे। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है? 44.64। इट इज बिलोंग्स टू एक्शन 24। एक्शन 24 का मतलब क्या है कि 24 न्यूज़पेपर, अगर वो लड़का, वो जो बॉय है, न्यूज़पेपर बॉय है, अगर वो सोल्ड आउट करेगा तो उसको सबसे ज्यादा इनकम होगा। जितने भी एक्शन है 1 2 3 4 5 6 7 7 एक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा, इसको पहले मैं इरेज करता हूं, और लास्ट जो टॉपिक है हमारा आज का वो है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है? ट्री का मतलब आपको समझ में आता है, ए लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ ब्रांचेस आर देयर। एक जो ट्री होता है, उस ट्री में एक मेन ब्रांच होता है और उसके सब ब्रांचेस होते हैं, सब ब्रांचेस के और भी ब्रांचेस होते हैं। तो सेम इसमें भी जो डिसीजन ट्री होता है उसमें भी सेम वैसा ही होता है, इसमें कोई विशेष नहीं है। जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं? डिसीजन मैट्रिक्स। इसको डिसीजन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अरे बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट वाइज, ताकि आपको ध्यान रहेगा, अंडर डिसीजन ट्री dt डॉट लगा दिया, डिसीजन ट्री। अंडर डिसीजन ट्री लिमिटेड नंबर ऑफ एक्शंस एंड इवेंट्स, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ नेचर आर इंक्लूडेड, नेचर इंक्लूडेड। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको हम लोग डिसीजन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या फिर इसको डिसीजन नोट भी बोला जाता है। और साथ में कि जो डिसीजन ट्री होता है उसमें जो लिमिटेड नंबर ऑफ एक्शंस और इवेंट्स को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है और शामिल होते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम। इसको डायग्राम के द्वारा ही बनाया जाता है। जितने भी हम लोगों ने टेबल बनाया, इस तरीके से नहीं, पे ऑफ टेबल नहीं, डायग्राम के थ्रू इसको बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मेन फीचर्स ऑफ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट होता है एक्शंस, सेकेंड होता है इवेंट्स, थर्ड होता है पे ऑफ्स, और फोर्थ होता है आउटकम्स। मतलब आपको ध्यान रखना, इसलिए मैं नंबर वाइज लिखा ताकि बहुत ज्यादा टिपिकल ना हो। डिसीजन ट्री क्या होता है तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? डिसीजन ट्री के अंदर में क्या होता है तो लिमिटेड नंबर ऑफ एक्शंस और इवेंट्स को हम लोग शामिल करते हैं। इसको सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके जो मेन फीचर्स होते हैं या जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो चार होते हैं। एक होता है एक्शन, एक होता है इवेंट, एक होता है पे ऑफ्स और एक होता है आउटकम्स। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, इस पे नोट भी मैं आपको बता देता हूं। भाई ट्री बोलने से अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, ट्री में क्या होता है? एक मेन ब्रांच होता है, मेन ब्रांच से सब ब्रांचेस ओपन होते हैं और सब ब्रांचेस से अदर सब ब्रांचेस भी ओपन होते हैं। तो मगर इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फॉर ईच एक्शन अ ब्रांच इज यूज्ड।
एक एक्शन के लिए एक ब्रांच ही यूज किया जाता है। ये चीज आपको देखिए इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक जो होता है वो अब एक्चुअली नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गड़बड़ी कहां होती है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रैक्टिकल बनाने चले जाते हैं। तो जब प्रैक्टिकल बनाने जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होना है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है। अगर टॉपिक को आपने समझ लिया, ऐसा नहीं कि पूरा उसका एडवांटेज क्या है। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें मैं आपको थ्योरी में उतना ही पार्ट बताता हूं जिसको आप सुन के आराम से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि वो पॉइंट्स मैं आपको नोट कराता हूं या समझाता हूं या बता, देखिए जनरली मैं ओरली भी आपको ऐसे बता सकता हूं, मगर मैं बोर्ड में क्यों लिखता हूं, क्योंकि आप नोट कर सके वो पॉइंट। अगर कोई भी टॉपिक, मैंने जितने भी वीडियो उठा के आप देख लेंगे उसमें टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक क्या होता है, उसका यूज क्यों करते हैं, प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसका क्या यूज है, हर ये बस में, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज में आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद रखना होगा कि जब ट्री होता है तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस के सब ब्रांचेस होते हैं, और फिर सब ब्रांचेस से अदर सब ब्रांचेस ओपन होते हैं। तो सेम आपको याद रखना है, फर्स्ट फॉर ईच एक्शन, जितने भी एक्शंस होंगे उसके लिए इंडिविजुअल ईच ब्रांच इज कंपल्सरी। एक एक्शन है तो एक ब्रांच होगा, दो एक्शन है तो दो ब्रांच होगा, तीन एक्शन है तो तीन ब्रांचेस होंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है फॉर द फ्यूचर इवेंट्स और आउटकम्स। अब ये नया आउटकम्स आ गया तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं, चलिए पहले देख ले रहे हैं। फॉर द फ्यूचर इवेंट्स और आउटकम्स सब ब्रांचेस आर यूज्ड। जो इवेंट्स हो और आउटकम्स के लिए क्या होता है, सब ब्रांचेस का यूज किया जाता है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाते, इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको अब ये समझ में आ गया कि अगर आपके पास जो मेन फीचर या जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, एक्शन और इवेंट। ये दो चीज तो हम लोग पढ़े हुए थे पहले, पे ऑफ्स भी पढ़े हुए थे, वैसे आउटकम्स भी हमने पढ़ा है। आउटकम्स दैट मींस रिजल्ट, कि क्या डिफाइन हुआ, विच एक्शन इज बेस्ट और ऑप्टिमम वैल्यू या ऑप्टिमल वैल्यू as per the best action. Understand? Now it is also known as a outcomes. तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा जितने एक्शन होंगे उतने ब्रांचेस होंगे, अगर जितने भी इवेंट्स होंगे या आउटकम्स होंगे उतने सब ब्रांचेस होंगे। अरे बात समझ में, एक इवेंट, एक अगर एक्शन है तो एक ब्रांच होगा, उसके बाद नेक्स्ट जितने भी इवेंट्स या आउटकम्स होंगे उसके उतने सब ब्रांचेस होंगे। अब ये किस तरीके से होता है, एक मैं छोटा सा डायग्राम बताता हूं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। बहुत ये हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियर एक बार में समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट ये है, ये मैं लिखता हूं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री जहां से स्टार्ट होता है दैट मीन्स डिसीजन के लिए, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन नोड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, डिसीजन नोड। इसको मैं शॉर्ट में DN लिख दूंगा, राइट। तो डिसीजन नोड क्या होता है, जिससे मेन ब्रांचेस निकलते हैं। अरे बात समझ में, या फिर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, जहां से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होता है। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज डिसीजन नोड, राइट। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हो गया डिसीजन नोड। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे पास 3 एक्शंस आर देयर। अगर 3 एक्शंस है तो ये फर्स्ट एक्शन हो गया, ये सेकंड एक्शन हो गया और ये थर्ड एक्शन हो गया। यहां मैं नोट कर देता हूं, दिस इज एक्शन। अगर ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने लिखा है, ये इवेंट नोड है।
ई एन लिख रहा हूं, इवेंट नोड, ई एन इवेंट नोड, यहां मैं लिख देता हूं इवेंट नोड, जहां से सब ब्रांचेस डिफाइन होते हैं, राइट। ये एक ऐसा, ये एक ऐसा, ये हो जाएगा इवेंट्स, ये जो पॉइंट होगा और ये एक पॉइंट होगा, यहां से ये सीधा होता है और ये होता है पे ऑफ्स, और ये भी पे ऑफ्स हो जाएगा, और ये दोनों का जो रिजल्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे आउटकम्स। क्लियर। एक जिद के 3 एक्शन है, तो सिंगल हर एक्शन के लिए एक ब्रांच है, दिस इज नोन एज अ ब्रांच, दिस इज नोन एज अ ब्रांच, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रांच। सेम दिस इज इवेंट नोड, और कितने इवेंट हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पे ऑफ फॉर एक्शन 2, और दिस इज आउटकम्स, सेम एज इट इज ये और ये ऐसा ले लीजिए, ये ऐसा ले लीजिए, यहां बीच में कर देता हूं मैं राउंड, तो ये जो हो गया इवेंट्स हो गए, ये इवेंट्स हो गए। एक एक्शन के कितने इवेंट्स है, एक्शन 1 के 2 इवेंट्स है, और ये बॉक्स मैंने बताया ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, जो भी प्रोबेबिलिटी आपको दिया होगा। क्लियर। क्योंकि आपको मालूम है, चाहे आप EMV कैलकुलेट करें, चाहे आप EPV कैलकुलेट करें एंड EOL कैलकुलेट करें, ये सबके कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट पढ़ा चुका हूं, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, हरी बात समझ में। और ये पे ऑफ्स होंगे, क्लियर। तो ये इस तरीके से डायग्राम, और डायग्राम से ही क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें आपको कोई मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ताकि हमारा क्वेश्चन भी बनता जाए और हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता जाए और आपका क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आता जाए। एक इजी क्वेश्चन लेंगे, इजी क्वेश्चन मतलब जिसमें एक्शन कम होंगे तो ब्रांचेस भी कम होंगे, क्लियर। और एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिसमें एक्शन ज्यादा होगा तो ब्रांचेस भी ज्यादा होंगे। चलिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं वो है, लेट द डिसीजन टेबल बी एज फॉलोज। मैं लिख देता हूं, हम लोग टेबल बना लेते हैं फटाफट, ताकि ये स्टेट्स ऑफ नेचर है, जैसा दिया वैसे मैं लिख देता हूं। ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और ये आपको एक्शन दिया हुआ है A1 और A2। ये है आपका S1, ये S2 जो है हाई डिमांड और लो डिमांड, प्रोबेबिलिटी 6.0, ये 0.4, ये 4000, ये 2000 और 10,000 और 5,000। अब इसमें आपको बता रहा है, वेयर एक्शन 1 टू प्रोड्यूस 25 यूनिट्स, एक्शन 2 टू प्रोड्यूस 75 यूनिट्स। जो A1 है वो 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, A2 जो है वो 75 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। प्रिपेयर अ डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री बनाने के लिए बोल रहा है, एंड इंडिकेट द बेटर एक्शन, इंडिकेट द बेटर एक्शन, बेटर एक्शन कौन सा है, क्लियर। चलिए अब डिसीजन ट्री बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, डिसीजन नोड लेने के लिए, तो ये मैं लिख देता हूं, डिसीजन नोड, ये आपका डिसीजन नोड हो गया। कितने एक्शन है देख लीजिए, 2 एक्शन है, A1 और A2, ये एक हो गया और ये एक हो गया, ये हो गया एक्शन 1, एक्शन लिख दिया मैं, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया।
ये जो मैंने आपको बताया था, ये क्या बताया था? मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोला जाता है। क्लियर? कितने हैं ध्यान में देखना है आपको। एक, यहां भी एक बॉक्स बन जाएगा, जिस ये देखिए प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। ये इवेंट नोड बताया था मैंने, ईवी, इवेंट नोड। उसके बाद ये एक्शन और पे ऑफ, और ये जो आएगा ये पे ऑफ हो गया, ये इवेंट्स हो गए, ये इवेंट नोड हो गया, राइट। अब चलिए एक्शन वन, एक्शन वन 4000 दिया हुआ है, ये मैंने 4000 लिख दिया। क्लियर? प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.60। A1 के लिए जो नेक्स्ट है वो कितना है? 2000। 2000, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2000 0.40। हाउ मेनी नंबर ऑफ, एक एक्शन के लिए 2 इवेंट्स होते हैं। मैंने बताया था आपको, जो एक्शन होता है उसके लिए 1 ब्रांचेस होते हैं, और इवेंट्स और आउटकम्स के लिए सब ब्रांचेस होते हैं। तो एक्शन 1 के लिए कितने इवेंट्स है? 2 इवेंट्स है। क्लियर? तो ये हो गया E1 और ये हो गया E2। यहां मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी P1, यहां बताया था P2। सिंपल सी थ्योरी है। 4000 2000 मैंने नोट कर दिया, और जो प्रोबेबिलिटी है दोनों के सामने। क्लियर? सेम ऐसी एक्शन 2 के लिए, एक्शन 2 के लिए सबसे पहले ये P1 और ये हो गया P2, ये हो गया E1 और ये हो गया E2। ये और क्या है? इवेंट्स लिखा हुआ है, देखिए इवेंट्स लिखा हुआ है। तो आप चलिए जाइए A2 के लिए 10,000, यहां मैं 10,000 लिख दे रहा हूं, इंटू प्रोबेबिलिटी 0.60 माइनस 5000 इंटू 0.40। क्लियर? बस रिजल्ट कितना है इसका? रिजल्ट कितना आ जाएगा? ये 2400 हो जाएगा, ये 3200 हो जाए, नहीं 800 हो जाएगा। अब ये दोनों को सम कर लेंगे तो आउटकम्स क्या हो जाएगा? ये लिख देता हूं मैं, आउटकम्स 3200 हो जाएगा। क्लियर? इसके लिए ये हो जाएगा 6000, और इसके लिए हो जाएगा -2000। क्लियर? तो इन दोनों का आउटकम्स कितना हो जाएगा? 6000 में 2000 माइनस कर देंगे तो 4000 आ जाएगा। कैलकुलेट करके रखा हूं, चेक कर लें, नहीं तो पता चला कि अब वो दिख ही नहीं रहा है, मैंने कहाँ रख दिया। चलो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो पहले ये तो 2400, 2000, 0.4800 प्लस 2400, 3200, ठीक है। 6000 ये तो ये ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है? EMV, मैक्सिमम मॉनेटरी वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको बोला है प्रिपेयर डिसीजन ट्री एंड इंडिकेट द बेटर एक्शन। तो बेटर एक्शन के लिए आपको क्या देखना है? EMV निकालते हैं हम लोग, या EPV, मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है? 4000। देयरफॉर ऑप्टिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 4000 and optimum action is ये 4000। एक्शन किसके लिए है? A2 के लिए है, ये A2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए मैं बोला क्योंकि उसमें हमारा जो रहेगा वो 3 एक्शंस रहेंगे। क्लियर? जो नंबर ऑफ एक्शंस होंगे वो 3 हो जाएंगे। तो 3 एक्शंस में कितने सब ब्रांचेस होंगे बताइए। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लें, मैं टेबल नोट कर देता हूं। इसमें डिमांड दिया हुआ है, D फॉर डिमांड, और ये दिया हुआ है आपका PQR, राइट। P फॉर प्रोबेबिलिटी,
ये है 0.20, 0.30, 0.50 एंड द एक्शन A B C, ये एक्शन है, ठीक है। वैल्यू 30, 25, 30, क्लियर। -10, 30, 50, -30, -50, -60, ठीक। अब नंबर ऑफ एक्शंस कितने हैं? 3 एक्शंस हैं, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ब्रांचेस होंगे। मैंने अभी बताया फॉर एवरी एक्शंस अ ब्रांच इज यूज्ड, 3 एक्शन है तो 3 ब्रांच यूज होंगे। अब 3 ब्रांच है तो कितने सब ब्रांचेस यूज होंगे? 3, क्योंकि 3 इवेंट्स आर देयर, क्लियर। तो बनाएंगे कैसे, ये मैं लिख देता हूं सबसे पहले डिसीजन, प्रिपेयर अ डिसीजन ट्री। यहां डिसीजन नोड लिख देता हूं, डिसीजन नोड, ये हो गया हमारा डिसीजन नोड, क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड, ये हो गया थर्ड। ये इवेंट नोड हो गया, ये भी इवेंट नोड हो गया, ये भी इवेंट नोड हो गया। ये क्या हो गया? एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3। दैट मीन्स दिस इज एक्शन पोर्शन, क्लियर। एक्शन के बाद क्या होगा आपका? इवेंट। ये इवेंट हो जाएगा, क्लियर। ये इवेंट 1, 2, 3। ये इवेंट्स प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3। ये पे ऑफ्स, ये तीनों का जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आउटकम्स, क्लियर। ये ध्यान में रखना है। वैल्यूज कैसे रखनी है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। वैल्यू सबसे पहले देखिए, आपका एक्शन 1 ए के लिए क्या है? ए बी सी है। यहां A1 लिख दिया हूं मैं, ये A कर देता हूं, ये B कर देता हूं, ये C कर देता हूं, ताकि आपको ध्यान में रहेगा, क्लियर। PQR, दिस इज इवेंट P, दिस इज Q, दिस इज R। इवेंट लिखा हुआ है, नोट कर दिया। प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है। एक्शन के लिए पे ऑफ निकालने के लिए 30 और 25 और 30। 0.20 मल्टीप्लाई कर देना है, ये 0.30 मल्टीप्लाई कर देना है, 0.50 मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर। सेम वैसी इसके लिए जब बनाएंगे, ये पोर्शन के लिए एक्शन बी के लिए बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? दिस इज इवेंट, क्लियर। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। यहां से 1, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, यहां से 1, उसके बाद 2 और ये 3। तो ये हो जाएगा PQR। एक्शन बी के लिए देखिए कितने लिखा हुआ है? -10 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.20, 30 इंटू 0.30, 50 इंटू 0.50। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, आप देख के आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहां आउटकम्स निकालेंगे, उसके बाद सेम ऐसे ये फिर से इवेंट हो जाएगा। इवेंट के बाद यहां से प्रोबेबिलिटी काउंट करना चालू करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, क्लियर। ये P, ये Q, ये R। देखिए -30, 0.20, -50, 0.30 और लास्ट है -60 इंटू 0.50। क्वेश्चन में वही तो लिखा है -60, हाँ -60।
नहीं, ये -60 नहीं है, ये सिर्फ 60 है। -30, -50, -10, 30, 50 और ये -30, -50 और 60, ये सिर्फ 60 है, यहां ठीक कर लेना है। ठीक, पहले का जो आप वैल्यूएट करोगे तो आउटकम्स आ रहा है आपका 26.5, ये जो आ रहा है 26.5, इसका जो वैल्यू आ रहा है फर्स्ट का 4 आ रहा है। देखो मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर दिया है क्या? 20, 25, 30, ये देखो गलत क्वेश्चन, 20, 25, 30, -10, 30 और 50 और -30, -50 और 60। ठीक, यहां 20 कर लीजिएगा, गलती से गलत हो गया क्वेश्चन नोट करते समय। ये आ जा रहा है 7.5, ये 7.5 और ये आ जा रहा है 1.5, सॉरी 15 आ रहा है, हाँ 15 आ रहा है। ठीक, तो ये ऐड कर ली तो 26.5 आ रहा है, 10 इंटू 0.25 आ रहा है, ये 2 आ जा रहा है, फिर 30 इंटू 0.3 आ रहा है, 9 आ जा रहा है और ये 25 आ जा रहा है। इसका रिजल्ट आ रहा है 32, आउटकम्स 32। इसका जो आउटकम्स आ रहा है वो आ रहा है 9। तो इसमें मैक्सिमम आउटकम्स कौन सा है? 32 है। बेस्ट एक्शन कौन सा होगा? द 32 इज बिलोंग्स टू बी एक्शन। तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे? ऑप्टिमम वैल्यू is 32 and optimum action is B, राइट। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे और हर वीडियो के एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको इस टॉपिक के अलावा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के अलावा अगर आपको कोई नए वीडियो की जरूरत हो तो आप जरूर कमेंट करें और साथ में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपने जो वीडियो देखा इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करें। अगर डाउट के अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो भी आप जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।